स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो झारखंड राज्य के बारे में है और पहली नज़र में सच कहूँ तो ये किसी गाइड बुक के पन्नों जैसे लगते हैं। सिर्फ आंकड़े, तथ्य और सूचियां। बिल्कुल सूखे आंकड़े। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा मकसद है इन सूखे आंकड़ों के ढेर से एक कहानी निकालना। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक लगभग 25 साल के युवा राज्य के बनने की कहानी है। तो चलिए इन नंबरों के पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि ये आंकड़े ही हमें एक राज्य की बनावट, उसकी प्राथमिकताएं और यहाँ तक कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं ये सब बताते हैं। जब हम इन सारे तथ्यों को एक साथ रखेंगे ना, तो झारखंड की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर उभरेगी। तो कहानी शुरू होती है जन्म से। दस्तावेज में पहली ही लाइन है, स्थापना 15 नवंबर 2000, देश का 28वां राज्य। पर ये जो तारीख है 15 नवंबर, ये सिर्फ एक तारीख तो नहीं है ना? नहीं, ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। 15 नवंबर ये आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। अच्छा, हाँ, तो राज्य की स्थापना के लिए इस तारीख को चुनना ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। मतलब पहले दिन से ही ये ऐलान कर दिया गया कि झारखंड की पहचान उसकी आत्मा, उसकी आदिवासी विरासत से जुड़ी है। वाह, मतलब राज्य की नींव ही उसकी सबसे बड़ी पहचान पर रखी गई है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इसके भूगोल को देखते हैं। क्षेत्रफल है करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर, जो देश का लगभग 2.5% है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्पी इसकी सीमाएं। ये 5 राज्यों के बीच में है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और ये जो बीच में बसे होने वाली बात है ना, इसका असर आपको झारखंड की हर चीज पर दिखेगा। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, ये सांस्कृतिक धाराओं की तरह है। आप झारखंड के उत्तरी हिस्सों में जाएंगे तो भाषा और खान पान पर बिहार का असर दिखेगा। पूर्व में बंगाली संस्कृति की झलक है, दक्षिण में ओडिया प्रभाव साफ है। तो एक तरह से ये संस्कृतियों का संगम है। ठीक है, तो राज्य की पहचान और भूगोल तय हो गया। अब देखते हैं कि इसे चलाता कौन है। दस्तावेज के हिसाब से राज्यपाल है रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहाँ एक छोटा सा तथ्य है जो ध्यान खींचता है। हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पद पर बैठने वाले सिर्फ 6ठे व्यक्ति हैं। ये गणित थोड़ा अजीब नहीं है? ये गणित ही तो नए राज्यों की शुरुआती राजनीतिक कहानी बताता है। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। ये असल में दिखाता है कि जब कोई नया राज्य बनता है तो शुरुआती दशकों में सत्ता के समीकरण तय हो रहे होते हैं, नई राजनीतिक जमीन बन रही होती है। तो ऐसे में नेतृत्व में बार बार बदलाव, एक ही व्यक्ति का कई बार मुख्यमंत्री बनना, ये सब बहुत आम है। ये दिखाता है कि झारखंड अपने शुरुआती दौर में एक स्थिर राजनीतिक संतुलन खोज रहा था। ये बहुत ही बढ़िया नजरिया है। अच्छा, अब जरा विधायिका को देखते हैं। विधानसभा एक सदनीय है, 82 सीटें हैं, 81 चुनी हुई और 1 मनोनीत। पर जो असली सवाल है वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें। अब राष्ट्रीय स्तर पर 14 सीटों का क्या मतलब है? क्या ये किसी गठबंधन के लिए किंग मेकर जैसी भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, किंग मेकर शायद एक बहुत बड़ा शब्द हो, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आज की गठबंधन राजनीति के दौर में जहां सरकारें कुछ सीटों के अंतर से बनती या गिरती हैं, वहां 14 सीटों का एक गुट बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सही बात है। यह संख्या झारखंड को दिल्ली में अपनी बात रखने, अपने हक की मांग करने की ताकत देती है। और इस ढांचे को सहारा देती है न्यायपालिका। देश का 21वां उच्च न्यायालय रांची में है, तो एक पूरा सिस्टम है। चलिए अब जरा जमीनी स्तर पर उतरते हैं, प्रशासन की बुनियाद पर। यहाँ कुछ आंकड़े वाकई हैरान करते हैं। जब राज्य बना तब 18 जिले थे, आज 24 हैं। जी, और ये जो 6 नए जिले हैं ना, लातेहार, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़, ये प्रशासनिक विकास की कहानी कहते हैं। छोटे जिले बनाने के पीछे सोच यही होती है कि शासन और विकास को लोगों के और करीब ले जाया जाए। खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां जंगल और पहाड़ बहुत हैं, वहां एक बड़े जिले के मुख्यालय से पूरे इलाके को संभालना मुश्किल होता है। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या जमीनी हकीकत भी यही है, या फिर नए जिले बनाने से सिर्फ प्रशासनिक खर्चा ही बढ़ता है? नए दफ्तर, नई नौकरशाही? नहीं, ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। यकीनन खर्चा तो बढ़ता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जैसे खूंटी जिले को रांची से अलग करके बनाया गया। हाँ, खूंटी और उसके आसपास का क्षेत्र बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र रहा है। ये एक प्रमुख आदिवासी बहुल इलाका है, तो उसे अलग जिला बनाने से उस क्षेत्र के जो खास मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना आसान हुआ। तो हाँ, चुनौतियां हैं, पर मंशा तो शासन को सुलभ बनाने की ही होती है। बढ़कर 45 हो गए हैं, लेकिन जिस आंकड़े ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया वो है गांवों की संख्या। 32,620। ये बहुत बड़ी संख्या है। और साथ में 4,400 से ज्यादा ग्राम पंचायतें।
ये तो साफ बताता है कि झारखंड की आत्मा आज भी इसके लॉ में ही बसती है। बिना किसी शक के झारखंड की असली ताकत और राजनीति वो तो गांवों की पंचायतों में ही है। सारी सरकारी योजनाएं, विकास के काम, स्थानीय फैसले सब इन्हीं हजारों पंचायतों से होकर गुजरते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। सोचिए, एक ही योजना को 32,000 गांवों तक सही तरीके से पहुंचाना कितना मुश्किल काम होगा। हाँ, ये तो है। अच्छा, गांव से निकलकर अब शहरों की तरफ आते हैं। दस्तावेजों में जमशेदपुर को सबसे बड़ा शहर बताया गया है और जमशेदपुर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग को मुख्य औद्योगिक नगर। हाँ, और ये नाम ही झारखंड की आर्थिक विरासत हैं। मजेदार बात यह है कि ये शहर झारखंड के बनने से बहुत पहले से भारत के औद्योगिक नक्शे पर थे। जमशेदपुर यानी टाटा नगर, वो तो भारत के औद्योगिकरण का प्रतीक है। सही बात है। तो झारखंड को एक तरह से ये औद्योगिक ढांचा विरासत में मिला है। अच्छा, अब इन दस्तावेजों के उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। ये भाषाओं से जुड़ा है। पहली राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, लेकिन अब दूसरी राजकीय भाषाओं की सूची सुनिए, और ये लंबी है। हाँ, मैं जानता हूँ आप कहाँ जा रही हैं। इसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, एक मिनट, ये तो चलती जा रही है। पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, कुल 16 दूसरी राजकीय भाषाएं। ये क्या है? मैं तो 2-3 सोच रही थी, ये तो गजब है। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है ना। ये किसी राज्य की भाषाई सूची कम और एक शानदार कल्चरल फेस्टिवल का लाइनअप ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। ये आंकड़ा ही अपने आप में झारखंड की पूरी कहानी कह देता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये राज्य कितनी अलग अलग संस्कृतियों का घर है। पर इन 16 भाषाओं का मतलब क्या है? क्या सारे सरकारी काम इन सभी भाषाओं में होते हैं? प्रशासन के नजरिए से देखें तो क्या ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है? देखिए, इन भाषाओं को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, यहाँ की मूल आदिवासी भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, इनको मान्यता देना राज्य की आदिवासी पहचान को सम्मान देना है। ठीक है। दूसरी, पड़ोसी राज्यों की भाषाएं बंगला, उड़िया, भोजपुरी, ये दिखाता है कि लोगों का कितना गहरा जुड़ाव है। और तीसरी, यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जैसे खोरठा, नागपुरी, जो बड़े इलाके में बोली जाती हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं। राजकीय भाषा का दर्जा देने का मतलब ये नहीं होता कि कल से सारे काम उन 16 भाषाओं में होने लगेंगे। ये काफी हद तक एक सांकेतिक कदम है। अच्छा। हाँ, ये उन भाषाई समुदायों को एक पहचान देता है, एक सम्मान देता है। ये उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा मांगने का अधिकार देता है। हाँ, इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर यह विविधता को स्वीकार करने की एक मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। वाह, ये सच में इस पूरे दस्तावेज का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। चलिए अब कुछ और आंकड़ों पर तेजी से नजर डालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की एक लंबी सूची है। 1 केंद्रीय, 11 राज्य, 1 डीम्ड, 14 निजी और 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। यहाँ निजी विश्वविद्यालयों की संख्या काफी ज्यादा है। हाँ, और ये पूरे देश में उच्च शिक्षा के एक बड़े ट्रेंड को दिखाता है, जहाँ निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। और जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जैसे IIT ISM धनबाद और IIM रांची, ये झारखंड को शिक्षा के नक्शे पर एक खास जगह देते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3,367 किलोमीटर और राजकीय राजमार्गों की 1,232 किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक नंबर है, इसे हम कैसे देखें? ये ज्यादा है, कम है? ये अच्छा सवाल है। सिर्फ नंबर से अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम झारखंड के क्षेत्रफल और इस बात को ध्यान में रखें कि ये एक खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। हाँ, बिल्कुल। जहां खदानों से कारखानों तक भारी सामान की ढुलाई होती है, तो ये सड़क नेटवर्क जरूरी तो है, पर शायद पर्याप्त नहीं। असली कहानी इन सड़कों की क्वालिटी में छिपी है, जो ये दस्तावेज हमें नहीं बताते। और एक आखिरी आंकड़ा है, ये 2018 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का है, जिसमें झारखंड का स्थान 34वां बताया गया है। 2018 का ये आंकड़ा तो कुछ खास अच्छा नहीं लगता। और ये उस समय की एक झलक देता है। हालांकि ये रैंकिंग्स हर साल बदलती हैं, लेकिन ये हमें उन चुनौतियों के बारे में बताता है जो राज्य के सामने रही हैं। जैसे हमने बात की, झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिजों पर बहुत निर्भर है, और माइनिंग सेक्टर में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां, ये सब नियम कानून को काफी जटिल बना देते हैं। तो ये कम रैंकिंग सिर्फ नौकरशाही की वजह से नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रकृति की वजह से भी हो सकती है। तो इन सूखे दिखने वाले आंकड़ों के जरिए हमने वाकई एक 25 साल के युवा राज्य की कहानी के कई पहलू देखे। बिरसा मुंडा की जयंती पर जन्म लेने से लेकर दर्जनों जिलों और हजारों पंचायतों का प्रशासनिक जाल बुनने तक, और सबसे बढ़कर अपनी 16 भाषाओं की उस अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता को गले लगाने तक। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं था, ये एक राज्य के बनने और खुद को ढूंढने की यात्रा थी। सही कहा।
और ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। हमने देखा कि झारखंड ने अपनी प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान का एक ढांचा तो खड़ा कर लिया है, लेकिन अब असली चुनौती है संतुलन बनाने की। एक तरफ उसकी औद्योगिक विरासत है,